नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी होगा इस प्रश्नों से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो इस क्लास में लिए गए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपके इस क्लास से जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो रिवीजन हो जाएगा क्लास सभी प्रश्नों का, और लगातार क्लास में बने रहते हैं तो ये प्रश्न आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम तुरंत प्रश्नों का रिवीजन भी करते हैं। चलिए हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, तो ये हमारा 26 नंबर का क्लास है। 26 नंबर का अगर आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर के 26 तक का जो क्लास है, एक क्लास से लेकर के 26 तक का क्लास चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है। आप वहाँ पर जा करके इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 27 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 27 नंबर का क्लास। तो ये है हमारा 27 नंबर का क्लास, और पहला प्रश्न जो है वो साइंस से आ चुका है। पहला प्रश्न साइंस से आ चुका है, या इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। देखिए सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही कोई यूनिवर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वग्राही, या फिर इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। और यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर्वग्राही का मतलब, सर्वग्राही पूछ रहा है ना, तो ए बी पॉजिटिव होता है जो सभी से ब्लड ले सकता है, सभी ब्लड ग्रुपों से ब्लड ले सकता है ए बी पॉजिटिव, जिसे सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तब सर्वदाता किसे बोलते हैं? सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता जो सभी को ब्लड दे सकता है, और जिसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ये सभी को ब्लड दे सकता है। और वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, या फिर आपसे पूछे कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की, आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, लैंड स्टीनर ने किया। किसने? लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड स्टीनर ने। अब रक्त से संबंधित अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच 7.4 होता है, 7.4। अगर आपसे पूछे कि रक्त का माप किस यंत्र से करते हैं, तो इसका माप स्फिग्नो मैनोमीटर से करते हैं। स्फिग्नो मैनोमीटर से रक्त का माप करते हैं, रक्तचाप की माप करते हैं। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसको फिर से। देखिए प्रश्न हमारा क्या है? साइंस का है, और कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, वो ए बी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सभी को ब्लड दे सकता है, तो वो ओ निगेटिव होता है। ये दोनों बातें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, हजारों बार पूछी गई हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की बात करें या फिर आरएच फैक्टर की बात करें, इसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। दोनों बातें पक्की बातें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त का पीएच हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त का माप किस यंत्र से करते हैं? स्फिग्नो मैनोमीटर से करते हैं। ये सभी बातें बेसिक बातें हैं जिसे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कब शुरू हुआ था? तो 1920 को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने इसको समाप्त किया था। अब अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन के दौरान
किसके कार्यकाल में हुआ था? असहयोग आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। तो ये बातें असहयोग आंदोलन से आप लोग इतनी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुछ आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ आंदोलन चलाए थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का कब चला था? तो ये चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 में, जिसे नमक तोड़ो कानून भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नमक तोड़ो कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसे नमक कर तोड़ो कानून बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नमक कर तोड़ो कानून भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की थी? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को। इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन कब चला था? स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी का कब चला था? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में 1905 आप लोग याद रखेंगे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था 1922 में चौरी चौरा घटना के दौरान, मतलब बाद इसको समाप्त किया गया था। और इस समय कार्यकाल किसका था? चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने चलाया था 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाया था, 8 अगस्त 1942 को चलाया था। और इसकी खास बात यह है, महात्मा गांधी जी ने इसी में नारा दिया था और करो या मरो का नारा दिया था। और 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न आ गया है पॉलिटी से। पहला प्रश्न साइंस से था, दूसरा हिस्ट्री से था, अब पॉलिटी से। तो इसमें जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, ये आप लोग मानकर चलिए। तो देखिए भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। किसी को कहते हैं? लोकसभा को। और संसद के बारे में अगर आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, संसद के अंग पूछ ले आपसे, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे संसद किस अनुच्छेद में, तो 79 में है। अंग पूछ ले तो संसद के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से अंग है? तो ये एक तो है आपका लोकसभा, जिसे संसद का निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन बोलते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 81 में है। और दूसरा है आपका कौन सा? राज्यसभा। दूसरा है आपका कौन सा सदन? राज्यसभा। और ये राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं और उच्च सदन बोलते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 80 में है। उसके अलावा तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर इसको 52 की तरह राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने हैं, संसद के सदन कितने, तो संसद के सदन 2 आप लोग बताएंगे। कौन कौन से संसद के सदन होते हैं? एक तो होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका लोकसभा, और दूसरा कौन सा होता है? संसद का दूसरा सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यसभा। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन, अस्थायी सदन कहते हैं और प्रथम सदन भी बोलते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं संसद के, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला हो गया आपका लोकसभा हो गया, दूसरा आपका राज्यसभा हो गया और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि संसद के सदन कितने होते हैं, अंग पूछेगा तो 3 बताएंगे और सदन पूछेगा तो 2 बताएंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बेसिक बातें थी संसद से संबंधित, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का
चैनल का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका PDF पा सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। देखिए कुछ खेल और उनसे संबंधित शब्द से पूछा जाता है प्रश्न कि ये फला शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पेनाल्टी स्ट्रोक या फिर इसके जगह पूछ सकता है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द, पेनाल्टी कॉर्नर नामक शब्द भी पूछा जाता है, या फिर बुली नामक शब्द पूछा जाता है, बुली नामक शब्द पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो ये सभी जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बेटन कप का संबंध किससे है, बेटन कप का संबंध किससे है, या फिर आगा खा कप का संबंध किससे है, आगा खा कप का संबंध किससे है, तो ये सभी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कप का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल हॉकी है। और हॉकी राष्ट्रीय खेल किसके जन्मदिन पे मनाया गया? तो मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त के दिन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द, और पेनाल्टी कॉर्नर शब्द भी हॉकी में प्रयोग होता है, और बुली नामक शब्द भी हॉकी में प्रयोग होता है। तो ये सभी शब्द हैं जो हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके अलावा बेटन कप किस में दिए जाते हैं, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है, तो ये सभी हॉकी से संबंधित कप हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ये पॉलिटी का प्रश्न आ चुका है। पॉलिटी ये प्रश्न था, खेल से संबंधित प्रश्न था। ठीक, तो यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं, तो अभी हमने बताया कि लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आ चुका है हमारा अगला, तो अस्थायी सदन इसे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यह आप लोग नोट करेंगे, यह भंग हो सकता है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो ये भी हमने अभी बताया है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में। किस अनुच्छेद में? 81 में। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं, राज्यसभा के बारे में देखते हैं, इसका कौन कौन सा नाम है। तो राज्यसभा के नामों के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं द्वितीय सदन, संसद का इसे द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे संसद का द्वितीय सदन बोलते हैं। इसे संसद का कौन सा सदन? द्वितीय सदन बोलते हैं। इसे संसद का उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी बोलते हैं। और ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 80 में है। और संसद का इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन का मतलब क्या है कि यह कभी भंग नहीं हो सकता। अस्थायी सदन इसे बोलते हैं। अस्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि भंग नहीं हो सकता, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन बोलते हैं, और संसद का निम्न सदन बोलते हैं, और संसद का इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा के बारे में बताया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये अस्थायी सदन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भंग हो सकता है। उसके बाद राज्यसभा के बारे में बताएं तो इसे द्वितीय सदन बोलते हैं, इसे उच्च सदन बोलते हैं, और इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो देखिए हमारे ये है हिस्ट्री का प्रश्न, और हमारे जो एग्जाम है उसमें सिख धर्म से प्रश्न, जैन धर्म से प्रश्न, बौद्ध धर्म से प्रश्न, और भी धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, उन सभी धर्मों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस्लाम धर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो प्रश्न धर्म को पढ़ाया जाता है, सभी को पढ़ा के आपको बताया जाएगा, ठीक।
तो अभी तो सिख धर्म से प्रश्न आया है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। अब गुरु नानक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। गुरु नानक, तो गुरु नानक जो है सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। अब सिख गुरु नानक कौन थे? यह सिखों के पहले गुरु थे, सिखों के पहले गुरु थे। और पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। अब कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सिखों के पहले गुरु थे और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, 1469 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं, और इन्होंने किस चीज की शुरुआत की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संगत की शुरुआत की थी, संगत की शुरुआत की थी, और इन्होंने लंगर की भी शुरुआत की, लंगर और संगत की शुरुआत की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गुरु नानक की पूछा जाता है, सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो वो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी, तो गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे सिखों के गुरुओं का क्रम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस नंबर के गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव को आप लोग याद रखेंगे 5th नंबर के सिखों के गुरु थे। तो इन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसको रिविजन करते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के पहले गुरु थे जिनका जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। अब इन्होंने किस चीज की शुरुआत की? संगत की व्यवस्था की शुरुआत की और लंगर की शुरुआत की। संगत मतलब जो धर्मशाला होता है, और लंगर मतलब जो भोजन कराया जाता है, भंडारा, उसे लंगर बोलते हैं। और गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, जो सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय सर क्लीमेंट एटली थे। सर क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये किस पार्टी से, ये भी पूछा जाता है कि इनकी पार्टी क्या थी? तो इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की ब्रिटेन में उस समय सरकार थी। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन में वर्तमान पीएम कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक वर्तमान समय पीएम है। और ऋषि सुनक जो है ये किस पार्टी से है? इनकी पार्टी क्या है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये प्रधानमंत्री हैं। किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी की उस वर्तमान समय ब्रिटेन में सरकार है। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तब कौन आप लोग बताएंगे? तो कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, जो कि सुचेता कृपलानी के पति थे, जेबी कृपलानी। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली थे। और किस पार्टी से थे? तो इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। और वर्तमान समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। और किस पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। ये पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है कि ब्रिटेन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न कि पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जनगणना से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न आता है स्टैटिक में जनगणना से संबंधित। और ये स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम, ये भी आधुनिक इतिहास में हिस्ट्री में आता है, एशियंट हिस्ट्री, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना जो था वो 1872 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? मेयो के कार्यकाल में। 1871 में
इस समय मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। अब पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार अगर आपसे पूछे भारत में नियमित जनगणना, नियमित मतलब कंटिन्यूएशन से है, नियमित जनगणना कब हुई थी, यानी कि जनगणना लगातार अब होने लगी थी, पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो वो आप लोग बताएंगे। पहली बार भारत में नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और इस समय किसके कार्यकाल था, इस समय रिपन का कार्यकाल था, रिपन का। और 2 पॉइंट और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि जनगणना का जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो वो 1921 को कहते हैं। क्यों 1921 को कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ष था जहाँ पे जनगणना वृद्धि होने के बजाय घटी थी। और जनगणना का अगर आपसे पूछे कि लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1951 को कहते हैं। और 1951 ही थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और अब कुछ जनगणना से संबंधित और भी प्रश्न पढ़ लेते हैं जो पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी और रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को बोलते हैं, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कब बोलते हैं, 1951 को बोलते हैं, 1951 वाले जनगणना को बोलते हैं। और 10 वर्ष पे जनगणना जो है 10 वर्ष पे होती है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत की बात कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, कालिदास से प्रश्न आ चुका है और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न है। कालिदास से यहाँ पे पूछे कि मेघदूत किसकी रचना है, तो आप लोग बताएंगे कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास को। और कालिदास को क्या कहा जाता है, ये भी बातें आप लोग बताएंगे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, ठीक, कालिदास को। आगे बात कर लेते हैं कालिदास की कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अन्य पुस्तक इनकी कौन कौन सी हैं, तो देखिए कालिदास की कुछ अन्य पुस्तक, जैसे कुमार संभवम अगर आपसे पूछ ले किसकी पुस्तक है, कुमार संभवम किसकी पुस्तक है, तो कुमार संभवम की बात करें तो वो भी आपके कालिदास जी की पुस्तक है। इसके अलावा कुछ पुस्तक है, जैसे कुमार संभवम हो गया। अगर आपसे पूछे कि रघुवंशम किसकी पुस्तक है, रघुवंशम किसकी पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे कि अगर आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, तो वो भी कालिदास की है। और एक पुस्तक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋतु संहार, ऋतु संहार किसकी पुस्तक है, तो वो भी कालिदास की पुस्तक है। तो इतनी बातें आप लोग पुस्तकों के बारे में याद रखेंगे। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत हो गया, कुमार संभवम हो गया, और कुमार संभवम हो गया, और रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया। ये सभी किसकी पुस्तक है, ये सभी आपके कालिदास की पुस्तक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एक्जिमा नामक जो रोग है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि एक्जिमा नामक रोग शरीर में त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, एक्जिमा नामक रोग शरीर को किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। अब त्वचा से संबंधित कुछ और रोग, कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे त्वचा से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो त्वचा होता है। त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला बात है
अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी का निर्माण कहाँ से होता है, विटामिन डी का निर्माण अगर आपसे पूछ ले कहाँ से होता है, तो वो त्वचा से ही होता है। कहाँ से होता है विटामिन डी का निर्माण? त्वचा से ही बनते हैं विटामिन बी। सूर्य का प्रकाश जब त्वचा पे पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में त्वचा का रंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी बताएंगे। त्वचा का रंग निर्धारण हमारे शरीर में किस चीज़ की वजह से होता है, तो वो आप लोग बताएंगे कि त्वचा का जो रंग निर्धारण है वो मेलानिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से होता है। शरीर में त्वचा में रंग का निर्धारण मेलानिन की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं त्वचा के रंग का निर्धारण मेलानिन की वजह से होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? कि ये त्वचा से संबंधित है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? त्वचा से होता है विटामिन डी का निर्माण। जब सूर्य का प्रकाश विटामिन डी पे पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है त्वचा से। त्वचा का रंग निर्धारण कैसे होता है? मेलानिन से। मेलानिन एक वर्णक होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है। जितनी अधिक होता है उतना व्यक्ति काला होगा और जितना कम होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति गोरा होगा। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना विडन पावेल ने किया था। स्काउट एंड गाइड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना विडन पावेल ने किया था। अगर आपसे पूछे कि स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुआ था, स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है वो 9 नवंबर सन 9 नवंबर 1950 को हुआ था। 9 नवंबर 1950, 7 नवंबर है भाई। स्काउट गाइड की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी तो 7 नवंबर 1950 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि स्काउट गाइड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो वो आप लोग बता दीजिएगा कि मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे स्काउट्स एंड गाइड की स्थापना किसने किया, तो विडन पावेल ने स्काउट एंड गाइड की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी तो 7 नवंबर 1950 को स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत का लोकसभा अध्यक्ष, और ये प्रश्न एक्जिमा वाला प्रश्न था साइंस से, स्काउट गाइड वाला प्रश्न था स्टैटिक्स से, और भारत में लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये प्रश्न है आपका पॉलिटी से। तो देखिए भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का तो ये निर्वाचन होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? निर्वाचन होता है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं क्या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को, आप लोग ऐसे नोट करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को क्या शपथ दिलाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को क्या शपथ दिलाया जाता है अध्यक्ष के रूप में? तो आप लोग बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। कब शपथ दिलाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को इसको लोकसभा के सदस्य के रूप में, जब ये लोकसभा का सदस्य बनता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्य के रूप में इसे शपथ दिलाया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता है। जब लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है, सभी लोग चुन के आते हैं, तो सभी को एक साथ शपथ दिला दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसमें से कोई एक लोग को चुन करके लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन के बारे में बात जो है वो अनुच्छेद नंबर 93 में किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये बातें की गई है अनुच्छेद नंबर 93 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 93 में है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी को उठा करके उसमें से
क्या बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, और लोकसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, यानी कि ये निर्वाचित होके आते हैं, इनका इलेक्शन होता है, फिर ये चुन करके लोकसभा अध्यक्ष बन के आते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है, बल्कि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 93 के दौरान 93 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि किस देश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। और ये इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है, किस देश की सबसे लंबी सीमा लंबी सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। तो ये है आपका बांग्लादेश। कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे, कौन सा है, हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत के साथ जुड़ी है। अब कितनी इसकी सीमा है बांग्लादेश की, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा है। कितनी है, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा है। अब कुछ चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी सीमा के बारे में हो गया, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सीमा किस देश की है, जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सी देश बनाती है, सबसे छोटी सीमा कौन सी देश बनाती है, तो वो बनाती है कौन सा, आपका अफगानिस्तान बनाता है। अफगानिस्तान बनाता है। और अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कितने किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और भारत कुल 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आइए सभी देशों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बेटा है अपना। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। अब और फिर आपका चीन हो गया, चीन हो गया, फिर भूटान हो गया, चीन, भूटान, नेपाल, और उसके बाद चीन, भूटान, नेपाल, और फिर बांग्लादेश और म्यांमार। तो इतने देशों के साथ भारत का सीमा लगता है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, किस देश की सबसे लंबी सीमा भारत से जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत से जुड़ी हुई है। 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाती है बांग्लादेश। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है 106 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछ 7 देशों के साथ भारत सीमा बनाती है, कौन कौन से देश, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इस 7 देशों के साथ भारत अपना सीमा बनाती है। तो अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक, लाहौर अधिवेशन में। ठीक, अब ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लाहौर अधिवेशन में अगर आपसे पूछे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ से संबंधित। क्या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी, तो यहाँ से और चीज़ें देख लेते हैं कि भारत ने सबसे पहले कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अब इसी दिन हमारे जब संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसी दिन, इसी वजह से, इसीलिए कहीं स्वाधीनता दिवस को लोग भूल ना जाएं, तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं।
तो यहाँ से इतनी बातें आप लोग कम से कम याद रखेंगे। देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अब इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1930 की डेट याद रखेंगे। इस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए थे पहली बार 26 जनवरी 1930 को। अब यहीं से हम लोग गणतंत्रता दिवस इसी वजह से मनाना शुरू कर दिए। जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी का है। अब यहाँ पे देखिए, और कांग्रेस वाला जो प्रश्न था ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था। कांग्रेस वाला मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था। अगला इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अब कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं और उनका उद्गम स्थल देख लेते हैं। नदियां और उनका उद्गम स्थल देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है राकस ताल से। राकस राकस ताल से इसका उद्गम हुआ है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि शारदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? शारदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो शारदा नदी का जो उद्गम है मिलाम ग्लेशियर से हुआ है। किस ग्लेशियर से? मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी का उद्गम हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भी और प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत में गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गोमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम पूछे, गोमुख हिमानी से इनका उद्गम हुआ है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले गोमुख हिमानी से इसका उद्गम हुआ है। और गंगा नदी के बारे में बात करें, गोमुख हिमानी से उद्गम हुआ है। और एक याद, गंगा की सहायक नदी क्या है? सतलज। यमुना, हाँ, यमुना की सहायक नदी अगर आपसे पूछे यमुना की उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये बंदर पूंछ से हुआ है। बंदर पूंछ से इसका उद्गम हुआ है। और बंदर पूंछ से इसका उद्गम हुआ है। और अगर बंदर पूंछ ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो यमुनोत्री ग्लेशियर आप लोग मारेंगे। कौन सी ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर आप लोग मारेंगे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक के पास से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक। और मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल से हुआ है। और शारदा नदी का उद्गम पूछे तो मिलाम ग्लेशियर से। गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमानी से हुआ है। उसके अलावा यमुना नदी का जो उद्गम है बंदरपोच से हुआ है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपोच से। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहीं भी आप लोग अगर ऑप्शन में बंदरपूछ है तो बंदरपूछ मारेंगे, नहीं तो यमुनोत्री ग्लेशियर भी सही है इसका। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, और उन्हें भी कमेंट करके बताइए, और उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। और कमेंट करके आप हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? तो देखिए, एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह क्यों सबसे अधिक समय लेता है? क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है। ये जो ग्रह है ये सूर्य से ये सर्वाधिक दूर है। इस वजह से सूर्य से ये सर्वाधिक दूर है, इस वजह से इसे एक चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ अगले प्रश्न की ओर। तो अब देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लेती है? सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो वो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो वो लेता है आपका 365 दिन, या तो 365 दिन 5 घंटा। ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। तो इतना समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में अपना
पृथ्वी। ठीक, तो वो बातें, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 71% भाग पे जल है, तो जिसके वजह से अगर इसको देखने पे ये नीला दिखाई देता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इस पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। इस पे क्या है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है मंगल ग्रह का। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है, तो वरुण ग्रह जो होता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में ये अधिकतम समय लेता है। क्यों अधिकतम समय लेता है? क्योंकि ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे स्थित है, इस वजह से ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लगता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का ये समय लेती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? ओलंपिक दिवसों से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी चीज का एग्जाम दें तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है ये मनाते हैं 23 जून के दिन। कब मनाते हैं? 23 जून के दिन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ दिवसों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जून महीने के कुछ दिवसों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर आपसे विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है, अगर आपसे पूछ लो कि वहीं पे योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व योग दिवस है वो 21 जून के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 14 जून के दिन। कब मनाते हैं? 14 दिन मनाते हैं, 14 जून के दिन मनाते हैं। और ये है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, मरुस्थलीकरण रोकथाम, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रोकथाम दिवस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस वजह से इसे लिया गया है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस अगर आपसे पूछे तो वो 17 जून के दिन मनाते। कब मनाते? 17 जून के दिन मनाते। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून के दिन मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हम लोग 5 जून के दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून के दिन मनाते हैं, क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा पे। अब बात कर लेते हैं सूर्य कर्क रेखा पे होता है। अगर आपसे पूछे कि बात करते हैं विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हम लोग 17 जून के दिन मनाते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है, साइंस से प्रश्न था। और ओलंपिक दिवस ये स्टैटिक में आते हैं। और ग्रह ये वर्ल्ड जियोग्राफी का था, वर्ल्ड जियोग्राफी में। तो यहाँ पे जीएस के आपके सभी प्रश्नों का रिवीजन होगा। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो होता है आपका सिनेबार। मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या होता है? सिनेबार होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सिनेबार होता है। और मरकरी को और किस नाम से जानते हैं, यही तो है पारा, इसे पारा भी बोलते हैं, यही है पारा। तो मरकरी या फिर पारा बोलते हैं, जिसे जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहने वाला धातु है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सिनेबार, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? सिनेबार। अब कुछ अयस्कों के बारे में देख लेते हैं। पारा है ये मरकरी को पारा बोलते हैं। अब कुछ अयस्कों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर का अयस्क क्या होता है, तो कॉपर का अयस्क मैकेकाइल होता है। क्या होता है? मैकेकाइल कॉपर का अयस्क है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का क्या अयस्क है, एल्यूमिनियम का क्या अयस्क है, एल्यूमिनियम का तो एक अयस्क आप लोग बॉक्साइड याद रखेंगे, जो एग्जामों में हजारों बार पूछा गया है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। और दूसरा अयस्क आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गिब्ससाइट इसका अयस्क है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। गिब्ससाइट
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नए प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रख के चलिए, जो क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि लौ अयस्क की लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, लोहे के अयस्क के बारे में हम लोग कल के क्लास में आपको बताया था। प्रमुख 4 अयस्क होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हीमेटाइट है। जो हीमेटाइट भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हीमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा लोहे का एक अयस्क है जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये इंडिकेट कर लेंगे कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, तो सिनेबार है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, सिनेबार है। कॉपर का अयस्क क्या है, तो मैलेकाइक है। कॉपर का अयस्क क्या है, मैलेकाइक है कॉपर का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और गिप्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। लौ अयस्क क्या है, हीमेटाइट है। हीमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है, जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसी अयस्क का होता है। पारा जिसे मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी को पारा भी बोलते हैं। एल्कोहलीय पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और ये साइंस से संबंधित है। तो देखिए एल्कोहलीय पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला यौगिक जो होता है वो होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। और इसका सूत्र आप लोग बताएंगे क्या होता है। इसका सूत्र जो है, सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एथिल एल्कोहल। क्या बोला जाता है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है, सोडियम, कुछ रसायन और उनके नामों को देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट, ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को इसे क्या बोलते हैं, तो इसे ग्लोबल साल्ट बोलते हैं। इसे ग्लोबल साल्ट बोलते हैं। ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल साल्ट है, तो इसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। और एक आप लोग ध्यान रखेंगे नाइट्रोबेंजीन के बारे में। नाइट्रोबेंजीन के बारे में, नाइट्रोबेंजीन। और इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे मिर्बेन का तेल कहा जाता है। इसे मिर्बेन का तेल कहा जाता है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एल्कोहली पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है, तो एथेनॉल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है इसके सूत्र। और इसे क्या कहा, मतलब क्या बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। C2H5OH एथिल एल्कोहल कहा जाता है। सोडियम सल्फेट जिसे ग्लोबल साल्ट भी बोला जाता है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। और नाइट्रोबेंजीन के बारे में बात करें, इसे मिर्बेन का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्बेन का तेल। अगला प्रश्न कि मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा, तो 1969 में 2 लोगों ने गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इनके साथ थे एक और लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनके साथ एक लोग और थे जिनका नाम था क्या, एडविन अल्ड्रिन। क्या नाम था, एडविन एल्ड्रिन इनका नाम था। और ये लोग किस चंद्रयान से जिस चंद्रयान से गए थे उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था उसका, अपोलो 11 चंद्रयान से गए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है 3,84,000 किलोमीटर है। क्या, 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हाँ,
तो अब इसका रिवीजन करेंगे कि मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पे किस वर्ष पहुंचा, ये स्टैटिक का प्रश्न है। और 1969 में सबसे पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पे कदम रखे। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने, दोनों लोग साथ में गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने गया था। और किस रॉकेट से, चंद्रयान 11 जो है इनका जो था चंद्रयान था अपोलो 11। उसके अलावा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की अगर आपसे पूछे कि दूरी कितनी है तो 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न कि भारत में थारू जनजाति कहाँ रहती है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनजातियों से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थारू जनजाति जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहती है, यूपी के तराई क्षेत्र में रहती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ जनजातियों के बारे में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि डफला जनजाति कहाँ पे रहती है, या फिर आपसे पूछ ले कि मिसमी जनजाति कहाँ पे रहती है, मिसमी जनजाति कहाँ पे रहती है, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे किस राज्य की बात हो रही है, डफला और मिसमी जनजाति। इसके अलावा सुलुंगी जनजाति भी पूछ ले, सुलुंगी जनजाति, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। कहाँ की है, अरुणाचल, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। ठीक, अगर मध्य प्रदेश की वहीं पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे गोंड जनजाति पूछ ले, भील जनजाति पूछ ले कहाँ पे पाई जाती है, गोंड जनजाति, भील जनजाति, या फिर अगर आपसे पूछे कि कोल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वो सभी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। उसके अलावा आप राजस्थान, टोडा जनजाति अगर आपसे पूछे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजाति है टोडा जनजाति, जो कि कहाँ पे रहती है टोडा जनजाति, ये निवास करती है नीलगिरी पर्वत पे। कौन से पर्वत पे, नीलगिरी पर्वत पे निवास करती है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में थारू जनजाति कहाँ रहती है, तो यूपी के तराई क्षेत्र में भारत में थारू जनजाति रहती है। और डफला, मिसमी और सुलुंगी जनजाति कहाँ पे रहती है, ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। गोंड और भील जनजाति वो मध्य प्रदेश में रहती है। गोंड हो गया, भील जनजाति हो गया मध्य प्रदेश में। टोडा जनजाति पूछे तो नीलगिरी पर्वत पे रहती है, और नीलगिरी पर्वत नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो तमिलनाडु लगाएंगे, नीलगिरी पर्वत की यह जनजाति है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, मुख्यतः क्यों किया, तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है ये केवल और केवल मुसलमानों के सहानुभूति के लिए किया। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम के सहानुभूति के लिए किया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम के सहानुभूति पाने के लिए ये किया था। मुस्लिम लीग किसका, क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में बात कर लें, खिलाफत आंदोलन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अगर आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो दो लोगों ने, जिन्हें अली बंधु बोलते हैं, जिनका नाम क्या था, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने इसकी शुरुआत की थी। शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसकी शुरुआत की थी, जिन्हें और दोनों लोग को अली बंधु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अली बंधु बोला जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि हाँ इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, ये भी आप लोग नोट करेंगे। मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे, मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। ये था पूरी बातें। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः क्यों किया, तो ये मुस्लिम लीग की सहानुभूति पाने के लिए, मुस्लिम लीग की सहानुभूति पाने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या है, तो ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, मुंबई में ये शुरू हुआ था। मुंबई में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो इसके नेतृत्व करता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें दोनों लोग को आपस में अली बंधु बोला जाता है। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, तो बीबी भानी थी। गुरु गोविंद जो सिखों के किस नंबर के गुरु थे, तो ये सिखों के 10 नंबर के गुरु थे। किस नंबर के गुरु, 10 नंबर के। इनके माता का नाम पूछ रहा है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि इनके माता का नाम था बीबी भानी, क्या था माता का नाम, बीबी भानी इनके माता का नाम था। अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद के पिताजी का नाम बता दीजिए, तो पिताजी का नाम था
गुरु तेग बहादुर। क्या था? गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी का नाम था। और गुरु तेग बहादुर क्यों बहादुर इनके पिताजी का नाम था, जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु होते हैं। और इनकी हत्या किसने किया था? इनकी हत्या करवाया था औरंगजेब ने। अब आगे बात कर लेते हैं गुरु गोविंद जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, ये तो हमने बताया ही आपको। और इन्होंने कुछ चीज़ें शुरुआत की थी, इनके कुछ कार्य यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे क्या क्या कार्य किए थे, तो इन्होंने इनके क्या क्या कार्य हैं, तो खालसा पंथ की स्थापना किया था इन्होंने। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये पाहुल की स्थापना भी किए थे। पाहुल जो व्यवस्था थी, पाहुल की स्थापना किए थे। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था। तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था बीबी भानी। क्या था माता का नाम? बीबी भानी इनके माता का नाम था। और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब करवाता है। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? पटना में। कार्य क्या था? खालसा पंथ की स्थापना करवाए थे और पाहुल की भी ये स्थापना करवाए थे। किसकी? पाहुल की भी स्थापना कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ भी हुआ था? कुछ महापुरुष और उनके जन्म से संबंधित चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जैसे अगर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूछे तो वो पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अगर ध्यान रखेंगे आप लोग, बिहार में हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्णिया मत याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है। आप लोग बिहार में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका जन्म वहीं पे हुआ था। और फणीश्वर नाथ रेणु हमारे लिए कैसे संबंधित है? इनका एक रचना था जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैला आंचल। मैला आंचल अगर आपसे पूछ ले ये किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कुछ और महापुरुषों के बारे में, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कटक में हुआ था। कहाँ पे? कटक कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी का जन्म बता दीजिए, कहाँ पे हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ पे? पोरबंदर में जन्म हुआ था इनका। और पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। जन्म कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म पूछ ले तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तो इतनी बातें सारी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वो पूर्णिया जिला बिहार में हुआ था, लेकिन आप लोग बिहार याद रखेंगे। मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्म जो है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक में हुआ था जहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। और महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना पड़ोसी कंट्री है लुम्बिनी। कामायनी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे हिंदी के कुछ पुस्तक भी जीएस में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हिंदी से है भले, लेकिन जीएस से संबंधित प्रश्न है कि कामायनी पुस्तक की रचयिता कौन है। तो पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है, भले वो हिंदी के ही क्यों ना पुस्तक हो। तो इसकी पुस्तक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नाट्य कुछ और पुस्तकों के बारे में, जैसे नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक ये भरत मुनि की रचना है। किसकी है? भरत मुनि की रचना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, गीत गोविंद की रचनाकार कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखक हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है आपके? जयदेव हैं। कौन है? जयदेव इसके रचनाकार हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पद्मावत के रचनाकार, पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद
जैसी है, जिसके नाम पर एक मूवी बनी है पद्मावत, एक मूवी भी है, आप लोग वहाँ पे देखेंगे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है शायद। अगर आपसे पूछे कि दोहा कोश के लेखक कौन है, दोहा कोश के लेखक कौन है, तो दोहा कोश के लेखक है सर हपा। कौन है? सर हपा दोहा कोश के लेखक है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कामायनी नामक पुस्तक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी नामक पुस्तक। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक कौन है? ये मलिक मोहम्मद जैसी है पद्मावत के लेखक। दोहा कोश के लेखक कौन है? सर हपा दोहा कोश के लेखक है। कौन है? सर हपा। अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र पुस्तक ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित है, बट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके चाणक्य। चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अर्थशास्त्र नामक ये जो पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि ये किस भाषा में है, अगर आपसे पूछे ये पूरी की पूरी पुस्तक किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा की पुस्तक है। किस भाषा में? अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। पूरी की पूरी पुस्तक राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य ने लिखा था। किसने? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ने लिखा था। और इनको क्या बोला जाता है? भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में है और संबंधित किस चीज़ से है, तो राजनीति से संबंधित है। अर्थ का मतलब यहाँ पे पैसे से आप लोग नहीं जाएंगे। जिसके अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर प्रश्न एग्जामों में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसके नारा करता थे भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और आगे प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, और तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, ये बातें आप हो गई। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा। उसके अलावा हे राम का नारा किसने दिया, हे राम का नारा किसने दिया। इसके अलावा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो ये सभी नारा किसने दिए थे, महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिए थे आपके, कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और इस नारा में आगे चल करके जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और इस नारे में जाकर के जय जवान जय किसान जय विज्ञान शब्द को जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी। तो हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। फिर जाकर के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तब इसमें क्या शब्द जोड़ा, इसमें जोड़े जय विज्ञान जय किसान और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो वो नरेंद्र मोदी जी का नारा हो गया। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके अलावा करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, इन सभी का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सितारा देवी का संबंध किस विद्या से है? तो सितारा देवी एक कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसके संबंधित है? कथक की। और कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। इन्हें कथक की सम्राज्ञी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें जो सितारा देवी हैं कहाँ गई? यहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि इन्हें क्या कहा जाता है, सितारा देवी को इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है। सम्राज्ञी ऐसे ही लिखा जाएगा ना, गलत हो गया। कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिया देवी कौशल्या देवी का संबंध किससे है? तो वो भी आप लोग बताएंगे। सिया देवी और कौशल्या देवी का संबंध किससे है? तो ये एक पेंटिंग है जो कि बिहार की है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ये इसके लिए फेमस है। ये दोनों लोग मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। और 1000 बार एग्जाम में पूछा गया कि मधुबनी ये पेंटिंग किसकी है, तो कहाँ की फेमस है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की। मिथिला पेंटिंग भी बिहार की फेमस है, मिथिला पेंटिंग। और इतनी बातें एक आप लोग ध्यान रखेंगे। एक स्वांग लोक नृत्य पूछा गया था। स्वांग लोक नृत्य किस जगह का है? तो शायद ये आपको पता होगा क्योंकि हमने 1000 बार आपको बताया है। स्वांग लोक नृत्य अगर आपसे पूछे कहाँ का है, तो हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। सितारा देवी का संबंध किस विद्या से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक से है। उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके अलावा कहा जाता है क्या? इन्हें कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है। सिया देवी को कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है। 2016 में इनको जब ये 16 साल की थी तभी इनको ये उपमा मिली थी। उसके अलावा सिया देवी और कौशल्या देवी का संबंध किससे है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। किससे? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ये कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की। स्वांग लोक नृत्य कहाँ की है? तो हरियाणा की स्वांग लोक नृत्य है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम के बीच में। एक तरफ था मीर कासिम और इसके साथ में था सुजाउद्दौला। मीर कासिम सुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। और किसके बीच में हुआ था? और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो वो थे आपके, ये है आपके कौन सा? हेक्टर मुनरो। ये है आपका बक्सर का युद्ध। और ये पूछा जाता है इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों के बक्सर के युद्ध में जीत हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों का परचम और भी ज़्यादा भारत पे लहरा गया था। और ये पूछा जाता है कि बक्सर की युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो उस बक्सर की युद्ध की जो समाप्ति है वो आपके इलाहाबाद के संधि के द्वारा हुई थी। इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका रिवीजन करेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। किसके मध्य हुआ था? तो एक तरफ था मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड। और एक तरफ थे अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। और समाप्ति जो हुई थी बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के द्वारा हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। अब यहाँ पे ठहर जाइए और हाईकोर्टों से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। पटना हाईकोर्ट कहाँ का है? तो वो भी आप लोग बताएंगे। ये बिहार का हाईकोर्ट है। कहाँ का हाईकोर्ट है? बिहार का हाईकोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस हाईकोर्ट का है, तो वो आप लोग बताएंगे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन, मतलब कि उसका जो भवन है या फिर हाईकोर्ट घर है वो सबसे ज़्यादा किस हाईकोर्ट का सबसे बड़ा है? तो ये आप लोग बताएंगे रांची हाईकोर्ट का। किस हाईकोर्ट का? तो रांची हाईकोर्ट का। रांची हाईकोर्ट कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है वो कौन सा है,
तो नवीनतम जो भारत का हाई कोर्ट है वो है आपका अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट। और अमरावती हाई कोर्ट कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो भारत में सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है? कोलकाता हाई कोर्ट। ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है भारत में। अगर आपसे पूछे कि कुल हाई कोर्ट कितने हैं, तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हाई कोर्टों से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिहार में पटना हाई कोर्ट है। भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन है, यानी कि हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो घर है वो किस चीज़ का है? रांची हाई कोर्ट का है। और रांची हाई कोर्ट कहाँ पे है? ये झारखंड का है। उसके बाद नवीनतम हाई कोर्ट जो सबसे नया नवेला जो हाई कोर्ट है 25 नंबर का, वो है अमरावती हाई कोर्ट। और अमरावती हाई कोर्ट कहाँ का है? वो है आपका आंध्र प्रदेश का। और ये 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे नवीन है। और उसके बाद सबसे पुराना हाई कोर्ट भारत का कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट है सबसे पुराना हाई कोर्ट। और भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, ये था आज का आपका क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आपको क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी करना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इसका PDF पा सकते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब पढ़ें जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। धन्यवाद। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं है।